अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माँ की अहमियत मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। माँ की छत ना हो तो जिंदगी वक्त के जालिम हाथों खिलौना बन जाती है। अभी मैंने पाँव पाँव चलना सीखा था कि मौत के बेरहम हाथ ने माँ को मुझसे छीन लिया और कुछ दिनों बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने जूं तूं करके पाल पोस कर मुझे जवान किया। दूसरी माँ मुझसे बेतहाशा काम लेना चाहती थी। सच कहूं तो वो मुझसे सारे घर का काम लेना चाहती थी। जिस कदर हिम्मत मेरे तने नातवा में थी काम करती रही, लेकिन फिर हिम्मत ने जवाब दिया तो बीमार पड़ गई। इलाज हुआ, जल्द अच्छी ना हो सकी, रोज बरोज लागर होने लगी। सौतेली माँ इस सूरत हाल से तंग आ गई। वो चाहती थी कि मैं जल्दी से भली चंगी होकर फिर से घर का काम संभाल लूं, और मैं थी कि चारपाई छोड़ने का नाम ना लेती थी। शायद मैं ठीक होना ही नहीं चाहती थी। माँ ने देखा ये काम करने की बजाय अपनी तीमारदारी मुझसे कराती है, तो उसने मेरे बाप से कहा, इसको तब्दीली आबो हवा की जरूरत है, क्यों ना हम इसको इसकी खाला के पास कुछ दिनों के लिए भेज दें, शायद वहां जाकर ठीक हो जाए। मेरी सगी खाला फैसलाबाद में रहती थी। अब्बू एक दिन मुझे उनके घर छोड़कर चले गए। वो मेरी सौतेली माँ से बहुत डरते थे। खाला ने मुझे प्यार दिया तो मैं जल्दी अच्छी हो गई। खाला चाहती थी कि मैं आगे पढ़ लूं, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे बहुत डरपोक बना दिया। जब भी सड़क पर चलती हर शख्स मुझे घूरता हुआ दिखाई देता और मैं सहम जाती। मेरे अंदर खुद एतमादी नाम की कोई चीज ना थी। आगे पढ़ने से नफरत हो गई। जब भी पढ़ने के लिए किताब उठाती, सौतेली माँ मुझे उठा देती और कहती, बाद में पढ़ लेना, पहले ये काम कर दो, वो काम कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज तक कभी किसी को सहेली ना बनाया। मुझे लड़कियों से भी डर लगता था। मेरी खाला का सिर्फ एक ही बेटा था, हसनैन, जो कभी मुझे अच्छा लगता और कभी बुरा लगने लगता। खाला का घराना मुख्तसर लेकिन काफी खुशहाल था। घर में दौलत की रेल पेल थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की तरबियत बहुत ही लाड प्यार से की थी। खाला अपने बेटे के खूब नाज उठाती थी। हसनैन बहुत खूबसूरत था। जब भी अच्छे कपड़े पहनता तो शहजादा लगता था। मैं भी बुरी शक्लो सूरत की ना थी, फिर भी हसनैन जैसी ना थी। मुझे उसकी सूरत पर रश्क आता था। वैसे भी मैं बहुत सीधी सादी थी। हर वक्त चादर ओढ़े रहती। फैशन मेरे करीब से ना गुजरा। जब मैं पहली बार अपनी खाला के घर गई तो मैंने हसनैन को सलाम किया। उसने तो मेरे सलाम का जवाब तक देना गवारा ना किया। बड़ी नखुवत से देखा और चला गया। ये बात उसकी मुझे बहुत बुरी लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। खाला अगरचे मुझे प्यार करती थी, लेकिन घर का काम भी ये खूब लेती थी। फर्क सिर्फ ये था कि सौतेली माँ का काम इनाम लानत मलामत की सूरत में देती थी, जबकि खाला प्यार के दो बोल कहकर ही मेरा दिल जीत लेती थी। खाला के घर काम वाली भी आती थी, जो झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने का काम कर जाती थी। मैं सिर्फ खाला का दीगर कामों में हाथ बटा देती थी। मैं यहाँ खुश थी, यहाँ सब अच्छे थे। खाला और खालू प्यार करते थे। सिर्फ हसनैन ऐसा था जो अपने रवैये से मुझे दुख पहुंचा रहा था। वो लापरवाह, नफरत से भरा और बेनियाज बना रहता था, जिससे मुझे अपनी जात की नफी महसूस होती तो मेरा दिल घुटने लगता था। रफ्ता रफ्ता मैंने ये महसूस किया कि हसनैन की लाताल्लुकी कम होती जा रही है। अब उसको एहसास हो चला था कि मैं एक फर्द हूं जो उसके घर में रहती हूं। वो मुझसे अब हम कलाम होने लगा, लेकिन सिर्फ काम की हद तक। मसलन, जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, जूते पॉलिश कर दो। एक दिन आया और कहने लगा, साइमा, मुझे बहुत जल्दी है, जरा मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैं उससे डरती थी, क्योंकि उसका मुझ पर बहुत रोब था। हालांकि वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता तो तहमकाना और नफरत भरे अंदाज में कहता। मैं जल्दी जल्दी उसके जूते पॉलिश करने लगी। एक रोज जबकि मैं सर झुकाए तेज तेज जूते पॉलिश करने में मसरूफ थी, सर ऊपर उठाया तो देखा वो मुझे घूर रहा था। मैं घबरा गई तो वो हंस पड़ा। कहने लगा, पॉलिश तुम्हारे चेहरे पर भी लग गई है। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। जल्दी जल्दी पॉलिश करने के बाद जब मैंने जाकर आईना देखा तो हैरान रह गई कि पॉलिश का तो मेरे चेहरे पर नामो निशान भी ना था। न जाने हसनैन ने ऐसा क्यों कहा था। एक दिन वो इस्त्री स्टैंड अपने कमरे में ले गया और मेरे पास आया कि मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। जब मैं इस्त्री करने लगी तो वहां स्टैंड नहीं था। कहने लगा, वो मेरे कमरे में है, तुम इस्त्री लेकर ऊपर आ जाओ।
मैंने खाला की तरफ देखा। वो बोली, हाँ हाँ चली जाओ, वहीं इस्त्री करके दे दो कपड़े, इसमें क्या हर्ज है। उस दिन मैंने नया जोड़ा पहना था। वो सिल्क का सूट काफी खूबसूरत था जो खालू मेरे लिए कोयटा से लाए थे। इस्त्री करने में महव थी कि हसनैन मेरे पास आ गया। कहने लगा, इस जोड़े में तुम अच्छी लग रही हो। अपने दिफा में कुछ भी ना सोचा तो मैंने उसका शुक्रिया अदा कर दिया। कहा, शुक्रिया भाईजान। अभी मेरे मुंह से बात खत्म ना हुई कि मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी। मेरी चीख निकल गई, आंखों से आंसू बह निकले। लगता था उसने पूरी कुव्वत से मुझे थप्पड़ रसीद किया था। मैं सिसकियां लेकर रोती हुई उसके कमरे से जाने लगी तो वो कहने लगा, मेरी एक बात सुनती जाओ, मुझे तुम भाई ना कहना और अब यहां से दफा हो जाओ। मैं रोते रोते बाथरूम में घुस गई और पानी खोल दिया ताकि उसके शोर में रो सकूं। खूब जी भर के रोने के बाद अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। मेरे चेहरे पर उसकी 5 उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। उस रोज मैं खाला के सामने भी ना गई, अपने कमरे में जाकर मुंह लपेट कर सो गई। शाम को मुझे हसनैन ने आवाज दी, आयशा 1 कप चाय बना लाओ। बादिल नखास्ता मुझे उठना पड़ा। खाला के डर से मैंने चाय बनाई और वो किचन में खुद ही आ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आइंदा मुझे भाई मत कहना। अब हर वक्त मुझे हसनैन से खौफ आने लगा। मैं तो उसके साए से भी डरने लगी। दिन रात को कुड़ने लगी, काफी कमजोर हो गई। दिल चाहता था कि आईना ना देखूं बल्कि अपना चेहरा ही बिगाड़ लूं जिस पर हसनैन का थप्पड़ पड़ा था। उस थप्पड़ का दर्द मेरे दिल पर रकम हो गया था। खुदा जाने मेरे साथ क्या मसला था। अब जबकि वो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी उसका रोब ऐसा था कि मैं उसकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। वो जो कहता मान लेती और वैसे ही उसका हर काम करती। लेकिन अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके सामने जाने से कतराती, वो खुद ही मेरे सामने आ जाता था। उस रोज वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा था। खाला ने मुझे आवाज दी, बेटी तुम जाकर हसनैन की तैयारी करवा दो। मैं उसके कमरे में गई। वो बैग में अपने कपड़े रख रहा था। मैंने तैयारी में उसकी मदद की। वो बहुत जल्दी में था। कहने लगा, काश मेरे बस में होता तो मैं जरूर तुमको साथ ले जाता। मैं हैरत से उसकी बात सुन रही थी कि मुझ पर हुक्म चलाने वाला, मुझ पर हाथ उठाने वाला आज मुझे क्या कह रहा है। ये तो वो है कि मुझे सख्त लहजे में हुक्म देता है, लेकिन अभी तो बड़ा ही पुरसुकून है, जबकि मेरा दिल धड़क कर पागल हुआ जा रहा था और मेरी हालत ऐसी अजीब है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। वो मुझे अपने इशारों पर चला रहा था और मैं उसके कहने के अलावा कोई काम भी नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे लेने के लिए अब्बू आ गए। मैं खुश हो गई कि चलो हसनैन के हुक्म आमेज लहजे के अजाब से तो बचूंगी। सौतेली माँ बीमार थीं, उनको मेरी ज़रूरत थी। घर आते ही सारा काम मेरे सर पर आ पड़ा। फिर भी ख्वाहिश थी कि हसनैन के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिले तो अच्छा है। कुछ दिन बाद अम्मी ठीक हो गई तो वो फिर से फिरौन बन गई। अब्बू ने माँ का रवैया देखा तो मुझे फिर खाला के पास छोड़ गए। खाला ने बताया कि जब से तुम गई हो हसनैन तब का घर से निकला हुआ है, देर को घर आता है, खुदा जाने किधर रहता है। रात हो गई वो घर ना आया। खाला ने कहा, बेटी मैं और तेरे खालू सो जाएं और हसनैन आए तो उसे खाना दे देना। ये सुनकर तो मेरी भूख उड़ गई। न जाने क्यों अब मुझे हसनैन से इस कदर खौफ आने लगा था कि बयान करना मुश्किल है। खाला और खालू अपने कमरे में जाकर लेटे ही होंगे कि हॉर्न सुनाई दिया। दिल धक धक करने लगा। मैंने अचानक एक फैसला किया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। हसनैन ने गेट बंद किया और अंदर आ गया। उसने मुझे आवाज नहीं दी, खुद ही खाना गर्म किया, खाया और फिर वो मेरे कमरे में आ गया। उसने लिहाफ मेरे ऊपर ढांप दिया। कमरे की लाइट जल रही थी। उसने लाइट बंद की और अपने कमरे में चला गया। इन बातों से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में रहम है, मेरे लिए कोई जगह है, वो मुझे भी इंसान समझता है। उस तमाम रात मुझे नींद ना आई। सुबह उठी तो धूप निकल आई थी। शर्मिंदा शर्मिंदा उठकर बैठ गई। सुबह ना जाने कब हो गई थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया, नीचे आई। खाला नाश्ते का काम समेट चुकी थी और मैं चोर ही बनी खड़ी थी। जाकर देख, तेरे खालू कपड़े इस्त्री करवाने को परेशान हो रहे होंगे। जब मैं खालू के कमरे में गई तो हैरान रह गई। खालू ने खुद ही कपड़े इस्त्री कर लिए थे और जूते भी खुद पॉलिश कर चुके थे। मैंने उनसे माजरत की तो कहने लगे, बेटी कोई बात नहीं,
अगर आज तुम्हारी आंख देर से खुली तो क्या हुआ? तुम इस घर की नौकरानी थोड़ी हो जो हर एक काम लाजमी तुम ही करो। हमको भी अपने काम खुद करने चाहिए ना। मुझे खालू की ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। खालू बोले, हसनैन से पता कर लो बेटा, शायद वो परेशान हो रहा हो। मैं भागी भागी हसनैन के कमरे में पहुंची। देखा जो शख्स उठकर पानी नहीं पीता था अपने जूते पॉलिश कर रहा था। मैंने जल्दी से ब्रश और जूता उसके हाथ से ले लिया। बोला, इतनी क्यों घबरा रही हो? तुम सो रही थी, तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया ना जो ऐसी मचल रही हो? इसकी बात से मेरा थोड़ा हौसला हुआ। डर से जो मेरा रंग जर्द था वो न रहा। शर्मिंदा ही सर झुकाए जूता पॉलिश करने लगी, जैसे कि यही मेरी किस्मत हो। आज जो हसनैन ने मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे बात की तो मेरी आंखों से न जाने क्यों आंसू गिरने लगे। जी चाहता था इसी घर में रहूं हमेशा के लिए, लेकिन हसनैन जो मुझे पैर की जूती समझता था, भला वो मुझे क्यों कर गले का हार बना सकता था? मैं यही सोचा करती थी। आज पहली बार मुझको एक दूसरा एहसास हुआ था। मैं किसी और नहज पर सोचने लगी थी। शायद ये लोग मुझसे प्यार करते हों और मेरी यतीमी को भुलाकर मुझे वो मकाम दे दें जो मुझको मिलना चाहिए। अगले दिन हसनैन की छुट्टी थी। वो अपने दोस्त के घर से जल्दी आ गया था। खाला किचन में थी। मुझे खुशी थी कि आज मेरी भी छुट्टी हो गई है। मैं भाग कर गई, हसनैन के मैले कपड़े इकट्ठे किए और मशीन में डालने ही वाली थी कि शर्ट की जेब में मुझे कुछ महसूस हुआ। जब खोलकर देखा तो हैरान रह गई। किसी लड़की का खत था जो उसने हसनैन को लिखा था कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर ने मुझको मुश्किल में डाल दिया है। वो मुझे दवा नहीं देता। मैं बहुत मुसीबत में हूं, प्लीज तुम मेरे से शादी कर लो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। ये पढ़ते ही मेरी हालत अजीब हो गई। खत वापस जेब में डाल दिया और आकर लेट गई। सोचने लगी कि ये क्या मामला है। क्या वो हसनैन की दोस्त है? क्या हसनैन उस लड़की से शादी करेगा? और क्या हसनैन इतना बुरा है? पता नहीं उसने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस खत को पढ़ने के बाद मेरी क्यों ऐसी हालत हो गई कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो थमने का नाम ही नहीं लेते थे। मैंने सोच लिया था कि अब इस घर की बहू के ख्वाब मैं नहीं देखूंगी। आजकल के लड़के बर्बाद किसी लड़की को करते हैं और शादी किसी और लड़की से। जहां तक हो सका मैं हसनैन से दूर रहूंगी और मैं हिफाजत करूंगी अपनी। लेटे लेटे दफातन मुझे ख्याल आया कि अगर यह खत खाला ने निकाल दिया तो हसनैन के लिए अच्छा ना होगा। न सिर्फ उसका राज फाश होगा बल्कि वो खाला की नजरों से भी गिर जाएगा। तभी मैं उठी। मैंने खत हसनैन के मैले कुर्ते की जेब से निकालकर अपने पास रख लिया। खाला मेरे कमरे में आई, देखा मैं लेटी हुई हूं तो समझी शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि मैं बिला वजह लेटती ना थी। वो खुद जाकर कपड़े धोने वाली थी कि हसनैन आ गया। शायद उसको खत याद आ गया था। उसने जल्दी जल्दी अपने मैले कपड़े देखे, खत उसको ना मिला। माँ से पूछने की उसमें जुर्रत न थी, मगर वो समझ गया कि खत माँ के हाथ नहीं लगा, क्योंकि खाला के चेहरे पर किसी भी किस्म के तासुरात ना थे। तभी वो मेरे कमरे में आ गया। उसने मुझे आवाज दी, सुनो, क्या तुम जाग रही हो आयशा? उसकी आवाज सुनकर मैं उठ बैठी। समझ गई कि वो क्यों आया है, क्योंकि आम हालात में वो मेरे कमरे में नहीं आता था। क्या तुमने मैले कपड़े मेरे कमरे से उठाए थे? अभी उसने ये फिक्रा भी मुकम्मल नहीं किया था कि मैंने दराज खोली और खत उसको दे दिया। खत को उसने मुट्ठी में ले लिया, लेकिन उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। क्या तुमने इस खत को पढ़ा था? जी हां, मैंने इस बात पर सर हिला दिया। लम्हा भर तक मुझे घूरता रहा। मैंने सर झुका लिया। मेरी आंखें फर्श को देख रही थीं, जैसे वो नहीं मुजरिम मैं हूं। अचानक मेरी सिसकी निकल गई। टप टप आंसू फर्श पर गिरने लगे। वो तस्वीर हैरत बना खड़ा था। तुम क्यों रो रही हो? क्या किया है तुमने? आपने किसी की जिंदगी बर्बाद की। आपको रहम नहीं आया? दुख नहीं होता आपको किसी को दुख देकर? खुदा जाने मुझ में ऐसी ताकत कहां से आ गई थी जो मैं बोलती जा रही थी। हैरत थी कि हसनैन जो इस कदर तंग मिजाज और मगरूर आदमी था, उस वक्त मेरी बातों को खामोशी से क्यों कर सुन रहा था। जब मैं बोल चुकी तो उसने कहा, तुमको किसी लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम नहीं जानती कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वरना मैं जरूर उससे शादी कर लेता। बहरहाल तुम इस मामले को दबा दो और किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, समझी? ये कहकर वो मेरे कमरे से निकल गया। इसके बाद 2 दिन तक मेरे सामने ना आया।
उन्हीं दिनों अब्बा जान आ गए। वो खाला से मेरे लिए कोई फैसला कुन बात करने आए थे। उन्होंने कहा, आपा तुम तो जानती हो कि सौतेली माँ इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी का क्या भरोसा, मैं दिल का मरीज हूं। तुम इस बारे में सोचो, इसकी शादी करनी है। खाला अब्बा का मतलब समझ गई। बोली, मैं दिल से चाहती हूं कि अपनी मरहूम बहन की निशानी को हमेशा गले से लगा कर रखूं, लेकिन हसनैन को राह पर लाना मुश्किल नजर आता है। 2-4 बार इस मसले पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की है। वो हर दफा टाल मटोल कर जाता है। तुम कुछ दिनों ठहरो, वो राह पर आ जाएगा, फिर इस बच्ची को बाहर धक्का देने की जरूरत ना रहेगी। हसनैन उस दिन के बाद काफी बदल गया। हर वक्त घर में रहता, लेकिन मेरा सामना ना करता। जब मैं खाना लेकर कमरे में जाती, वो बाहर निकल जाता। जब मैं बाहर आती तो अंदर चला जाता। मुझे बार बार ख्याल आता, काश हसनैन पहले ही ऐसा रहता। आखिर ऐसा क्या मसला है कि मुझसे दूर भागता है। अब्बू बीमार हो गए तो मुझे बुलवा लिया गया। खालू मुझे घर छोड़ आए। अम्मी ने जाते ही मेरी बुरी हालत कर दी। बातों बातों में कलेजा छलनी करने लगी कि कमबख्त हूं, बुद्धू कहीं की। हसनैन को माइल न कर सकी। क्या मट्टी का मादू है तू? तुझको तेरी खाला के पास इसलिए छोड़ रखा था कि उसका लड़का तुझको पसंद कर लेगा। वो दौलतमंद लोग हैं, जरा तुझ में कोई बात होती तो आज ऐश करती। ना हम तो तेरी शादी नहीं कर सकते। इतने रुपए कहाँ मेरे पास। मैं तो बस चुपचाप आंसू बहाती रही। डर था कि कहीं अब्बा देख ना लें, सुन ना लें। वो बीमार हैं, उनको और भी सदमा होगा। उन्हें क्या बताती मैंने हसनैन से शादी नहीं करनी। उसको जिस चीज की जरूरत थी वो उसको मिल गई थी। मुझसे शादी करके उसको क्या मिलेगा। अब्बू की बीमारी जानलेवा साबित हुई। मेरी बदकिस्मती कि वो चल बसे। ये सहारा भी मेरा टूट गया। इतना रोई कि आसमान भी रोया होगा। अब्बू की वफात के बाद 3 माह तक सौतेली माँ के घर रही। सौतेले बहन भाइयों और माँ की खिदमत करती रही। सौतेली माँ उन दिनों काफी गमजदा थी। एक दिन खाला और खालू आए। माँ से कहा, हम इसका रिश्ता लेने आए हैं। वो खुश हो गई। जैसे भी थी, लेकिन दिल से चाहती थी कि मैं अपने घर की हो जाऊं और खाला ही की बहू बनूं। शायद उन्होंने हसनैन को मना लिया होगा और अब वो मेरी शादी उससे कर रहे थे। जिस दिन शादी थी, मैं तो बाप को याद कर करके बेहोश हो जा रही थी। आज मुझे अपनी सगी माँ के साथ साथ अपने अब्बू भी याद आ रहे थे। वो होते तो सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत तो करते ना। शादी सादगी से हुई, कोई ज्यादा एहतमाम ना हुआ। बाराती भी कम थे, क्योंकि यह हसनैन की मर्जी थी कि शादी धूमधाम से ना हो। लेकिन बरी बहुत अच्छी थी, इतनी कीमती और खूबसूरत कि मोहल्ले की औरतों ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। जब मुझे दुल्हन बनाकर आईना दिखाया तो मैं हैरान रह गई। आज पता चला कि मैं तो हसनैन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कमरा खूब सजा हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें मैं नौकरानियों की तरह सफाई किया करती थी और हसनैन के जूते पॉलिश किया करती थी। उस कमरे में डर डर के कदम रखा करती थी। अचानक मुझे खत वाली बात याद आ गई तो मैं रोने लगी। तभी दुल्हा ने कमरे में कदम रखा, मेरा घूंघट उठाने से पहले हीरे की अंगूठी पहनाई और कहने लगा, तुम मेरी जीवन साथी ही नहीं, मेरी राजदार भी हो आयशा, गमगुसार भी बन के रहना। उन्होंने मेरे आंसू पूछे और कहा, कई लड़कियां देखी मगर किसी में वो बात नहीं जो तुम में है। सभी तुमको मट्टी का माधु कहा करते थे ना। आज कोई मेरे दिल से पूछे कि इस मट्टी के माधु में दिल तो सोने का है और ये कितना जानदार और कितना कीमती है। उनके लबों से ऐसे बोल सुनकर मैं तो हैरान रह गई। यकीन नहीं आ रहा था वो जो ऊपर से बेजार रहते थे, अंदर से किस कदर मुझसे मोहब्बत करते थे। तब नफरत तर्क करके उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी गम देखे थे, अल्लाह ने सब भुला दिए। मैंने दिल से हसनैन की कदर की, जिसको मैंने ना चाहते हुए भी चाहा था। वो मेरा इतना बड़ा कदरदान था, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। शायद मेरे सब्र, शुक्र और बर्दाश्त की वजह से अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर मुझे बिन मांगे मोहब्बत दे दी। दोस्तों, जब मोहब्बत सच्ची हो तो यूं मिल जाती है, लेकिन गलत राह पर हसनैन था। जिस तरह उसने कई लड़कियों की जिंदगी तबाह की। खुदारा सब लड़कों से गुजारिश है, कभी किसी बाप की शहजादी के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि एक दिन अल्लाह आपको भी बेटी देगा।
अगर कोई ऐसे आपकी बेटी के साथ करे तो? कैसी लगी दोस्तों कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।